मुंबई का जुहू बीच। दिन में यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। दूर दूर तक फैली रेत, लहरों की आवाज, बच्चों की खिलखिलाहट और चारों ओर स्ट्रीट फूड की खुशबू। दिन में हर कोई यहाँ सुकून पाता है, लेकिन कहते हैं हर जगह का एक दूसरा चेहरा भी होता है, और जुहू बीच का दूसरा चेहरा केवल रात में सामने आता है। जुहू बीच पर रहने वाले मछुआरे अक्सर कहते हैं कि समुद्र कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता। भले ही मौसम साफ हो, लेकिन आधी रात को लहरों की आवाज में कुछ अजीब सी फुसफुसाहट घुल जाती है, जैसे कोई अदृश्य शख्स गहरे समुद्र से पुकार रहा हो। दिन के समय यह आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जो लोग हिम्मत करके देर रात बीच पर रुकते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें कभी बच्चों के रोने की, कभी औरत की सिसकियों की और कभी किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। बीच पर दिन में जितनी भीड़ रहती है, रात होते ही वैसा ही सन्नाटा छा जाता है। स्टॉल वाले अपने ठेले समेट लेते हैं, टूरिस्ट होटल लौट जाते हैं और बीच खाली हो जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि रात होते ही यहाँ की हवा अचानक बदल जाती है। नमी से भरी ठंडी हवा में एक तरह की भयावह ठंडक होती है। कई लोगों का कहना है कि जैसे ही आधी रात गुजरती है, हवा के साथ किसी के अनजाने स्पर्श का एहसास होता है। कुछ स्थानीय लोग मजाक में कहते हैं, दिन में समुद्र इंसानों का है, लेकिन रात में यह आत्माओं का। बीच के पास रहने वाले बुजुर्ग अक्सर रात को घूमने वालों को चेतावनी देते हैं, रात के बाद अकेले मत जाना, वहां सिर्फ लहरें नहीं हैं। शहर के युवा और टूरिस्ट अक्सर इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करके रात को बीच पर गए, वे कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटे। किसी के स्वभाव में अजीब बदलाव आ गया, किसी की तबीयत बिगड़ गई, और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें अगले दिन लाश के रूप में पाया गया। जुहू बीच की डरावनी कहानियों की जड़ एक पुरानी घटना से जुड़ी है। कई साल पहले एक लड़की, रिया, यहाँ अक्सर आती थी। वह हमेशा अकेली बैठी घंटों लहरों को निहारती रहती। लोग कहते हैं कि वह किसी गहरे दुख में डूबी थी। फिर एक रात वह अचानक गायब हो गई। पुलिस ने खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि वह समुद्र में बह गई, कुछ ने कहा उसने आत्महत्या कर ली, और कुछ का दावा था कि उसे किसी ने धक्का दिया। सच चाहे जो भी हो, लेकिन उसी रात से जुहू बीच पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अगर आप दिन में जुहू बीच जाएं, तो आपको यह सोचकर हंसी आएगी कि यहाँ डरावनी कहानियां क्यों सुनाई जाती हैं। बच्चे खेलते हैं, लोग समोसा भेलपुरी खाते हैं, कपल्स हाथों में हाथ डालकर टहलते हैं। लेकिन अगर वही जगह आप रात को देखें, तो सब कुछ बदल जाता है। रेत पर अंधेरा, लहरों की डरावनी आवाज, हवा में अजीब ठंडक और चारों ओर सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य परछाई आपके पीछे पीछे चल रही हो। कई साल पहले एक टूरिस्ट कपल देर रात बीच पर घूमने आया। उन्होंने देखा कि दूर किनारे पर एक सफेद कपड़े पहनी लड़की खड़ी है। उन्हें लगा कि शायद कोई और टूरिस्ट होगा, लेकिन जैसे ही वे उसकी तरफ बढ़े, वह लड़की अचानक हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद से यह अफवाह फैल गई कि जुहू बीच पर रिया की आत्मा भटकती है। लोग कहते हैं कि जब घड़ी रात के 12 बजाती है, तभी जुहू बीच असली रूप दिखाना शुरू करता है। हवा और ठंडी हो जाती है, लहरों में किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं। कभी कभी रेत पर गीले पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं होता। यही जुहू बीच का रहस्य है, जहां दिन में खुशियां हैं, लेकिन रात में सिर्फ अंधेरा और डर। रिया मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उसे बहुत चाहते थे, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके चेहरे पर अक्सर एक अजीब सी उदासी रहती, जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई भारी दर्द छिपा हो। रिया कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ाई में तेज भी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी तकलीफ थी टूटे रिश्ते का घाव। वह एक लड़के, अरमान, से बेहद प्यार करती थी। दोनों ने कई साल एक दूसरे के साथ गुजारे, पर अचानक अरमान ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। रिया ने यह दर्द किसी से साझा नहीं किया। वह बस रोज शाम को जुहू बीच पर आकर घंटों बैठती और लहरों को देखती रहती। लोग उसे अक्सर गीली रेत पर अकेले चलते हुए देखते। कभी वह रोती, कभी लहरों से बातें करती, जैसे समुद्र ही उसका अकेला दोस्त हो। एक बरसाती रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और समुद्र की लहरें उफान पर थीं। उस रात रिया भी बीच पर आई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कुछ अलग था, थकान और हार। उसने रेत पर चलते चलते अचानक अपने जूते उतारे और सीधे समुद्र की तरफ बढ़ गई। पास खड़े कुछ मछुआरों ने उसे देखा। उन्होंने सोचा कि शायद वह पानी में थोड़ी देर खेलकर वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे ही वह कमर तक पानी में गई, उसने अचानक अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे किसी को अलविदा कह रही हो, और फिर गहरे पानी में समा गई। मछुआरे दौड़े, उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की,
लेकिन तेज लहरें और काली रात ने सब कुछ निगल लिया। अगले दिन पुलिस और कोस्ट गार्ड ने पूरे समुद्र में खोज की। कई दिन तक गोताखोरों ने हर जगह तलाशा, लेकिन रिया की लाश कभी नहीं मिली। लोग हैरान थे। समुद्र इतना विशाल है, लेकिन फिर भी कोई सुराग तक न मिलना अजीब था। उसके माता पिता पागलों की तरह हर रोज बीच पर आकर अपनी बेटी को पुकारते, लेकिन उन्हें सिर्फ लहरों की आवाज और ठंडी हवा मिलती। रिया की गुमशुदगी के बाद कई अफवाहें फैल गईं। कुछ लोग कहते कि रिया ने जानबूझकर समुद्र में छलांग लगाई। कुछ का कहना था कि समुद्र ने उसे अपनी गहराई में खींच लिया। लेकिन कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने देखा कि जब रिया पानी में जा रही थी, उसके पीछे कोई परछाई थी, लंबी, काली और इंसान से अलग। यही अफवाह सबसे डरावनी थी। लोगों का मानना था कि रिया को इंसान ने नहीं, बल्कि समुद्र में रहने वाली किसी आत्मा ने खींच लिया। रिया की गुमशुदगी के बाद जुहू बीच पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को बीच पर जाने वाले लोगों को किसी लड़की की सिसकियां सुनाई देती। कई मछुआरे बताते कि उन्होंने पानी में एक लड़की को खड़ा देखा, लेकिन पास जाते ही वह गायब हो जाती। कुछ टूरिस्टों ने दावा किया कि उनके कैमरे में समुद्र की तस्वीरों के साथ एक धुंधली परछाई कैद हुई। धीरे धीरे यह यकीन पक्का हो गया कि रिया की आत्मा अब भी समुद्र और बीच के बीच फंसी हुई है। रिया की मां, जिनका दिल बेटी की मौत से टूट गया था, उन्होंने रो रो कर समुद्र को कोसा था। अगर तूने मेरी बेटी को निगल लिया है, तो कभी चैन से मत रहना। जो भी रात को तेरे पास आएगा, तू उसे भी उसी दर्द का एहसास दिलाना। लोग कहते हैं कि शायद यही श्राप सच हो गया, क्योंकि तभी से जुहू बीच पर रात में जाने वाले कई लोग अजीब हादसों का शिकार होने लगे। रिया की गुमशुदगी के कुछ हफ्तों बाद एक कॉलेज स्टूडेंट दोस्तों के साथ बीच पर आया। रात को उसने शराब पी और समुद्र की तरफ चल पड़ा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह हंसते हुए बोला, मैं रिया से मिलने जा रहा हूं। सबको लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह सीधा लहरों के बीच चला गया। अचानक उसने चीख मारकर कहा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। दोस्त भागते हुए पहुंचे, लेकिन उन्होंने सिर्फ देखा कि वह लड़का लहरों में खींचता चला गया। अगले दिन उसकी लाश मिली। शरीर पर अजीब नीले नीले निशान, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर खींचा हो। यहीं से लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। रिया सिर्फ गायब नहीं हुई, बल्कि उसकी आत्मा समुद्र से जुड़ चुकी है, और अब वह रात में आने वालों को अपनी तरफ खींचती है। रिया की गुमशुदगी और उस कॉलेज स्टूडेंट की मौत की खबर धीरे धीरे पूरे मुंबई में फैल चुकी थी। जुहू बीच को लेकर एक अजीब डर लोगों के दिलों में बैठ चुका था। दिन में भीड़ होती, लेकिन रात होते ही बीच सुनसान पड़ जाता। लेकिन डर जितना फैलता है, उतना ही कुछ लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती है। अक्टूबर की एक ठंडी रात थी। मुंबई यूनिवर्सिटी के चार दोस्त, अजय, करण, नेहा और सिमरन, ने तय किया कि वे जुहू बीच पर जाकर देखेंगे कि सच में वहां कुछ है या सब अफवाह है। अजय सबसे ज्यादा उत्साहित था। वह कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लेकर आया। अगर कुछ कैद हो गया तो हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, रातों रात फेमस हो जाएंगे। नेहा थोड़ी डरी हुई थी। उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहते हैं वहां किसी की आत्मा भटकती है। करण ने हंसते हुए जवाब दिया, नेहा, ये सब कहानियां बुजुर्गों की बनाई हुई हैं। असली भूत वूत कुछ नहीं होता। सिमरन चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, चारों दोस्त बीच पर पहुंचे। आसमान काला और समुद्र की लहरें तेज थीं। हवा में एक अजीब ठंडक थी। नेहा ने तुरंत कहा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ये हवा अजीब सी लग रही है। अजय कैमरा ऑन कर चुका था। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ काली रेत और सफेद झाग बनाती लहरें दिख रही थीं। चलो आगे चलते हैं, उसने कहा। चारों धीरे धीरे रेत पर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक करण ने देखा कि उनके सामने रेत पर गीले पैरों के निशान बने हुए हैं। ये देखो, करण ने चिल्लाकर कहा। सभी ने देखा, वाकई ताजा पैरों के निशान, लेकिन चारों के अलावा वहां कोई और नहीं था। सिमरन की सांसें तेज हो गईं। ये किसके निशान हो सकते हैं? अजय ने मजाक में कहा, शायद रिया घूम रही होगी। लेकिन तभी हवा और ठंडी हो गई। लहरों की आवाज में हल्की सी सिसकियां घुलने लगीं। नेहा ने अचानक कैमरे की स्क्रीन की तरफ इशारा किया, अजय, झूम करो। अजय ने कैमरा झूम किया तो दूर किनारे पर एक सफेद कपड़े पहनी लड़की दिखाई दी। उसके बाल लंबे और गीले थे। वह धीरे धीरे पानी की ओर चल रही थी। ये क्या है? सिमरन कांपते हुए बोली। करण ने कहा, चलो पास चलते हैं, हो सकता है कोई और टूरिस्ट हो। लेकिन जैसे ही वे 2 कदम बढ़े, वह लड़की अचानक मुड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखें कैमरे की ओर थीं, और उन आंखों में एक लाल चमक दिखाई दी। नेहा चीख पड़ी, ये इंसान नहीं है। अजय ने घबराकर कैमरा नीचे कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाई, वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। अचानक करण के कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया,
क्यों आए हो यहां? करण जोर से चिल्लाया और गिर पड़ा। उसके गले पर लाल निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर दबाया हो। चारों घबराकर बीच से भागने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि रेत उनके पैरों के नीचे ढंस रही थी, जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो। सिमरन रोते हुए बोली, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं आना चाहिए था। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। किसी तरह चारों मुख्य सड़क तक पहुंचे और जैसे ही बीच से बाहर निकले, अचानक हवा शांत हो गई। लेकिन करण की हालत बहुत खराब थी। उसकी सांसें तेज थीं और गले पर गहरे नीले निशान थे। अगले दिन अजय ने कैमरे की फुटेज देखी। वीडियो में साफ दिख रहा था, एक लड़की सफेद कपड़ों में समुद्र की ओर जाती हुई। और जब उसने कैमरे की तरफ देखा, उसकी आंखें वाकई लाल चमक रही थीं। उसके बाद अचानक कैमरे में स्टैटिक नॉइज भर गया और वीडियो रुक गई। चारों दोस्त चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। अब उन्हें यकीन हो चुका था, जुहू बीच की कहानियां झूठ नहीं थीं। वहां वाकई कुछ था, और वो इंसान नहीं था। अजय, नेहा, करण और सिमरन की उस रात के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। करण अभी डर से उबर नहीं पाया था। उसके गले पर बने नीले निशान कई दिनों तक वैसे ही रहे, जैसे किसी ने सचमुच उसकी गर्दन दबाई हो। चारों ने कसम खाई थी कि अब कभी उस बीच पर नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं, जो चीज जितनी डराती है, उतनी ही हमें खींचती भी है। एक हफ्ते बाद अजय फिर से सबको बुलाकर बोला, दोस्तों, हमें फिर जाना होगा। नेहा हैरान रह गई, क्या तुम पागल हो गए हो? पिछली बार जो हुआ वो कम था क्या? अजय ने कैमरा उठाते हुए कहा, हमारे पास सबूत है, लेकिन वो अधूरा है। हमें पूरी कहानी कैद करनी होगी। सोचो, अगर हम सच में उस आत्मा का वीडियो ले आए, तो पूरी दुनिया हमें देखेगी। ये लाइफ का सबसे बड़ा मौका है। सिमरन ने गुस्से में कहा, तुम्हें फेम चाहिए या जिंदगी? करण की हालत देखो। लेकिन अजय नहीं माना, और अंत में उसकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। इस बार वे और भी तैयारी करके आए। टॉर्च, कैमरे और रिकॉर्डर लेकर चारों आधी रात को फिर जुहू बीच पहुंचे। हवा पहले से भी ठंडी थी। समुद्र की लहरें अजीब सी आवाजें कर रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक नेहा का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, वहां रेत पर एक पुराना टूटा हुआ कंगन पड़ा था। ये देखो, शायद रिया का हो, नेहा ने कांपते हुए कहा। अजय ने तुरंत उसे उठा लिया और कैमरे के सामने दिखाया। अब तो पक्का है, यहां उसकी आत्मा भटकती है। कुछ ही देर बाद लहरों के बीच फिर वही आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत, बाल गीले और चेहरे पर कोई भाव नहीं। इस बार वह दूर खड़ी नहीं रही, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चारों की तरफ आने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैरों के बजाय हवा में फिसल रही हो। सिमरन कांपते हुए बोली, भगवान, ये सच है, ये यही है। वह औरत अचानक चीख उठी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि चारों के कानों से खून निकलने लगा। अजय ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ ब्लर और सफेद रोशनी दिख रही थी। अचानक करण हवा में उठ गया। किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया था। वह तड़प रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। बचाओ, कोई मुझे नीचे उतारो! करण चीख रहा था। नेहा और सिमरन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार हवा का झोंका आया और तीनों जमीन पर गिर पड़े। इस बार सफेद औरत बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। वह रिया थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, होंठ नीले और चेहरे पर पानी टपक रहा था, जैसे वह अभी अभी समुद्र की गहराइयों से बाहर निकली हो। उसने धीरे से कहा, क्यों आए हो यहां? मैंने तो सबको चेतावनी दी थी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अचानक वह औरत करण को छोड़कर गायब हो गई। करण जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब सबने उसे उठाया, तो उसके हाथ पर गहरे निशान बने हुए थे, मानो किसी ने जलती हुई उंगलियों से पकड़ लिया हो। अजय का कैमरा अब भी ऑन था। उन्होंने फुटेज देखी। वीडियो में रिया का चेहरा साफ कैद था, लाल आंखें, गीले बाल और नीली त्वचा। नेहा रोने लगी। ये श्राप है, ये हम सबको खत्म कर देगी। उस रात के बाद से चारों की जिंदगी बदल गई। करण हर रात नींद में चीखता और कहता कि कोई उसका गला दबा रहा है। नेहा को आईने में अपने पीछे सफेद कपड़े वाली परछाई दिखने लगी। सिमरन हर समय पानी की आवाजें सुनती, चाहे वह कहीं भी हो। और अजय अजय फुटेज बार बार देखता, जैसे वह अब उस आत्मा के जाल में फंस गया हो। सभी को लगने लगा कि रिया सिर्फ बीच पर नहीं, अब उनके साथ भी है। रिया की आत्मा से सामना होने के बाद अजय, नेहा, करण और सिमरन चारों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नींद में चीखें, आईनों में अजीब परछाइयां और कानों में लगातार गूंजती समुद्र की आवाज। मानो वो आत्मा अब उनके साथ हर जगह मौजूद हो। उन्हें लगा कि शायद जुहू बीच के पुराने मछुआरे इस रहस्य को जानते होंगे। इसलिए एक शाम सूरज ढलने से पहले
वे सब मिलकर मछुआरों के गांव पहुंचे, जो बीच से थोड़ा दूर था। गांव के सबसे बूढ़े मछुआरे, गोविंद काका, उन्हें देखकर ही समझ गए कि वे कुछ खोजने आए हैं। उनकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर झुर्रियों के बीच अजीब सी गंभीरता थी। तुम सब वहीं गए थे ना? गोविंद काका ने भारी आवाज में पूछा। अजय हिचकिचाया। कहाँ? जुहू बीच, रात में। और तुमने उसे देखा? चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर खामोशी ही जवाब थी। गोविंद काका ने लंबी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर सच जानना चाहते हो तो सुनो, लेकिन बाद में भागने का रास्ता नहीं बचेगा। गोविंद काका ने बताया, बहुत साल पहले, जब मैं जवान था, मैंने उसे पहली बार देखा था। रात को मैं मछली पकड़ने नाव लेकर निकला। समुद्र शांत था, लेकिन अचानक लहरें तेज होने लगीं। मैंने किनारे की तरफ देखा तो वहां एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। वह मुझे देख रही थी, बिना पलक झपकाए। मैं डर गया और जल्दी से किनारे लौट आया। अगली सुबह सुना कि उसी रात एक लड़की समुद्र में डूब गई थी। वो रिया थी। फिर गांव के एक और मछुआरे, रमेश, ने कहा, मेरे दादा कहते थे कि समुद्र इंसानों से ज्यादा आत्माओं का घर है। रिया ने खुद को उसी के हवाले कर दिया, लेकिन समुद्र ने उसे शांति नहीं दी। उसके दर्द ने उसे बांध लिया। अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि समुद्र का हिस्सा बन चुकी है। जब भी कोई रात में बीच पर जाता है, वो उसे अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि वो अकेली है और चाहती है कि दूसरे भी उसका दर्द महसूस करें। तीसरे बूढ़े मछुआरे, अली बाबा, ने और भी भयानक बात बताई। तुम लोगों ने उसके लाल आंखों को देखा होगा। वो लाल रंग इसलिए है क्योंकि उसने अपनी मौत के समय चीख चीख कर खून के आंसू रोए थे। समुद्र ने उस दर्द को सोख लिया और अब वो लाल आंखें उसी दर्द का निशान हैं। कई बार मछुआरे बताते हैं कि रात को जब वे जाल डालते हैं तो पानी में हाथ आता है, ठंडा, बर्फ जैसा। वो हाथ उनका जाल पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं। कई लोग उस चंगुल में फंसकर डूब भी चुके हैं। गोविंद काका ने चारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में डर है और तुम्हारे शरीर पर उसके निशान भी। इसका मतलब है कि वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अब तुम जहां भी जाओगे, उसका साया तुम्हारे साथ रहेगा। अगर चाहते हो कि वो तुम्हें शांति दे, तो तुम्हें उसकी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उसके बाद से कईयों का हुआ है। नेहा कांपते हुए बोली। कौन सी अधूरी कहानी? गोविंद काका ने धीमी आवाज में कहा। उसकी मौत रहस्य है, लेकिन रहस्य से भी बड़ा उसका दर्द है। वो क्यों मरी? किसने उसे इस हालत तक पहुंचाया? जब तक ये राज सामने नहीं आएगा, वो भटकती रहेगी, और जो भी उसके रास्ते में आएगा, वो शिकार बनेगा। सिमरन की आंखों से आंसू निकल पड़े। मतलब हम सब फंस चुके हैं? गोविंद काका ने सिर झुकाकर कहा। हाँ, अब उसके पंजों से बचना आसान नहीं। उस रात जब चारों वापस लौटे तो सबके मन में डर और गहरा हो चुका था। करण बार बार अपने गले को छू रहा था, जहां अभी भी नीले निशान बने हुए थे। अजय ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि रिया के साथ क्या हुआ था, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। नेहा रोते हुए बोली, लेकिन अगर उसके पीछे कोई सच्चाई है तो क्या हम उसे झेल पाएंगे? सिमरन चुप रही, लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। क्यों आए हो यहां? गोविंद काका और बाकी मछुआरों की बातों ने चारों दोस्तों के दिलों में एक और बड़ा सवाल छोड़ दिया था। रिया की अधूरी कहानी आखिर थी क्या? क्यों उसकी आत्मा अब तक चैन नहीं पा सकी? अजय की जिद अब और बढ़ गई। हमें रिया की असली जिंदगी के बारे में पता करना होगा। उसके मरने से पहले उसके साथ क्या हुआ था, ये जानना ही हमारी मुक्ति का रास्ता है। अजय और नेहा ने रिया के पुराने कॉलेज में जाकर उसके बारे में पूछताछ की। वहां की लाइब्रेरी में उन्हें अखबारों की कुछ कतरनें मिली। एक हेडलाइन थी, कॉलेज स्टूडेंट की रहस्यमयी मौत, पुलिस उलझन में। उस आर्टिकल में लिखा था कि रिया की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, न लाश, न कोई सुसाइड नोट। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी उसके बॉयफ्रेंड अरमान का नाम बार बार आना। काफी खोजबीन के बाद चारों को पता चला कि अरमान अब भी मुंबई में रहता है और एक बड़ी कंपनी में काम करता है। अजय ने तय किया कि वे उससे मिलेंगे। जब चारों ने अरमान से मुलाकात की तो उसने पहले तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब अजय ने कैमरे में रिया की आत्मा का चेहरा दिखाया तो अरमान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, वो वो अभी भी वहीं है? अरमान ने धीमी आवाज में सच बताया। रिया मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वाले उसके खिलाफ थे। मैंने दबाव में आकर किसी और से शादी कर ली। रिया टूट चुकी थी, लेकिन उसकी मौत सिर्फ आत्महत्या नहीं थी। उस रात मैं उससे मिलने बीच पर गया था। वो रो रही थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बहस हो गई। गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया और वो सीधे पानी में गिर गई। मैं घबरा गया।
मैं मदद कर सकता था, लेकिन मैंने उसे बचाने की कोशिश ही नहीं की, बस भाग गया। अरमान की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया की मौत के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं? यह सुनकर नेहा कांप गई। मतलब वो खुदकुशी नहीं थी, बल्कि हत्या? अरमान ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने उसे पानी में छोड़ा और भाग गया, लेकिन शायद उसका गुस्सा और दर्द अब तक जिंदा है। सिमरन रोते हुए बोली, इसलिए उसकी आत्मा हमें पकड़ती है। वो चाहती है कि उसकी सच्चाई सबको पता चले। उसी रात चारों को फिर वही खौफनाक अनुभव हुआ। नेहा जब अपने कमरे में अकेली थी, अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। आईने में उसने देखा, उसके पीछे रिया खड़ी थी। उसके बाल गीले, आंखें लाल और चेहरा गुस्से से भरा। उसने फुसफुसाकर कहा, मेरा सच सबको बताओ, वरना तुम्हें भी वही दर्द झेलना होगा। नेहा चीख पड़ी। अगले दिन चारों फिर मिले। अजय ने कहा, अब साफ है, रिया की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसकी मौत का सच कभी सामने नहीं आया। सबने इसे आत्महत्या माना, लेकिन यह हत्या थी। करण ने कहा, तो हमें क्या करना होगा? अजय ने जवाब दिया, हमें अरमान का सच दुनिया के सामने लाना होगा, तभी शायद रिया को शांति मिले। नेहा ने कांपते हुए कहा, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या वो हमें छोड़ देगी या और गुस्से में आएगी? सिमरन ने धीरे से कहा, हमें कोशिश करनी ही होगी, वरना हम सब उसकी अगली शिकार बनेंगे। उस रात चारों सपने में एक ही चीज देख रहे थे। रिया लहरों के बीच खड़ी थी और उसके होंठ हिल रहे थे। उसकी आवाज सीधी उनके दिमाग में गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। रिया की आत्मा का रहस्य अब चारों दोस्तों के सामने था। उसकी मौत एक हादसा या आत्महत्या नहीं, बल्कि अरमान के हाथों हुई हत्या थी। लेकिन सच्चाई जान लेने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई, बल्कि अब आत्मा का असर और भी भयानक रूप में दिखने लगा। सबसे पहले असर करण पर हुआ। उसकी गर्दन पर बने नीले निशान धीरे धीरे और गहरे होते गए। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे उसके गले में रस्सी बंधी हो और कोई उसे कस रहा हो। एक रात करण के रूममेट ने उसे चीखते हुए देखा। करण अपने बिस्तर पर तड़प रहा था, दोनों हाथ गले पर थे और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। रूममेट ने लाइट ऑन की तो अचानक करण शांत हो गया, लेकिन उसके तकिए पर गीले निशान थे, जैसे किसी ने पानी से भीगा हाथ वहां रखा हो। नेहा के साथ और भी डरावना हुआ। वह हर बार आईने में अपना चेहरा देखती तो पीछे रिया की झलक नजर आती। कभी वह उसके पीछे खड़ी मुस्कुराती, कभी गुस्से से घूरती और कभी अचानक गायब हो जाती। एक बार नेहा बाथरूम में थी। उसने आईना पोंछा तो सामने उसका चेहरा नहीं, बल्कि रिया का चेहरा दिखा। लाल आंखें, गीले बाल और खून से भीगे होंठ। नेहा इतनी डर गई कि चीखते हुए बेहोश हो गई। सिमरन को अब हर जगह पानी की आवाज सुनाई देने लगी। क्लासरूम में, बस में, यहां तक कि मंदिर में भी। एक बार वह अकेले सड़क पार कर रही थी तो अचानक उसके कानों में समुद्र की लहरों की आवाज गूंजी और उसने देखा कि सड़क पर पानी ही पानी है। वह डर के मारे भागी और सीधे गिर पड़ी। जब होश आया तो पता चला कि सड़क पर पानी बिल्कुल नहीं था। यह सब सिर्फ भ्रम था, लेकिन उस गिरने से उसके माथे पर गहरी चोट आ गई। अजय का हाल सबसे अलग था। वह बार बार कैमरे में कैद उस फुटेज को देखता। रिया का चेहरा, उसकी लाल आंखें, वह उनसे नजरें नहीं हटा पाता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि रिया उससे बात कर रही है। रात को वह कैमरे के सामने बैठता और कहता, रिया, तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कभी कभी कैमरे की स्क्रीन पर हल्का सा धुंधला चेहरा नजर आता और अजय पागलों की तरह मुस्कुराने लगता। एक रात चारों दोस्त फिर मिले। वे सब अब बेहद डरे और थके हुए लग रहे थे। नेहा रोते हुए बोली, ये हमें मार डालेगी, हमें कुछ करना होगा। अजय ने गहरी आवाज में कहा, उसने कहा है उसे न्याय चाहिए। जब तक अरमान का सच सबके सामने नहीं आता, वो हमें छोड़ने वाली नहीं। उसी वक्त अचानक कमरे की सारी लाइट्स झपकने लगीं। खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और फिर दीवार पर पानी से बने हाथों के निशान उभर आए। धीरे धीरे उन निशानों ने लिख दिया, जस्टिस। चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगली सुबह एक खबर ने सबको हिला दिया। अरमान की पत्नी की लाश जूहू बीच पर मिली थी। उसके चेहरे पर गहरे डर के निशान थे, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। पुलिस को समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन चारों दोस्तों को पता था यह रिया की आत्मा का काम था। अब साफ हो चुका था कि रिया सिर्फ चार दोस्तों को ही नहीं, बल्कि अरमान और उसके आसपास वालों को भी निशाना बना रही है। गोविंद काका की बात सच थी। उसका दर्द सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि हर उस इंसान को डुबोएगा जिसने उसकी सच्चाई दबाई। उस रात चारों को फिर सपना आया। रिया लहरों के बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठों पर सिर्फ एक शब्द था, अंत। चारों अब समझ चुके थे।
अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो रिया का अगला शिकार वे खुद होंगे। रिया की आत्मा का प्रकोप अब अपने चरम पर था। अरमान की पत्नी की मौत ने यह साफ कर दिया कि अब वह सिर्फ 4 दोस्तों को नहीं, बल्कि हर उस इंसान को निशाना बना रही थी जो उसकी अधूरी कहानी से जुड़ा था। अजय, नेहा, करण और सिमरन जानते थे कि अब निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। अरमान अब बुरी तरह डर चुका था। वह चारों से मिलने आया और कांपते हुए बोला, वो अब मेरे पीछे है। मैंने अपनी पत्नी खो दी। अगला शिकार मैं ही हूं। प्लीज मेरी मदद करो। अजय ने ठंडी आवाज में कहा, तू ही वजह है कि वो आत्मा चैन में नहीं है। अगर सच में अपनी जान बचाना चाहता है तो सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सिमरन ने चिल्लाकर कहा, और अगर नहीं किया तो तेरी मौत पक्की है। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे अरमान को लेकर उसी जगह जाएंगे जहां से सब शुरू हुआ था, जूहू बीच। रात का समय चुना गया क्योंकि रिया की आत्मा तभी सबसे मजबूत होती थी। वे सब मिलकर बीच पर पहुंचे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ लहरों की आवाज गूंज रही थी। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। रेत पर पानी के निशान बनते चले गए, जैसे कोई अदृश्य इंसान उनकी ओर बढ़ रहा हो। फिर उन्होंने देखा, रिया की आत्मा सफेद कपड़ों में गीले बालों के साथ उनकी ओर आ रही थी। उसकी लाल आंखें अरमान पर टिकी थीं। अरमान डर के मारे पीछे हटने लगा। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन आत्मा और करीब आ गई। अजय ने चिल्लाकर कहा, रिया, सुनो, सच सामने आने दो। यही तुम्हें न्याय देगा। उसने अरमान को आगे धकेला। अरमान रोते हुए घुटनों पर गिर गया और चिल्लाया, हाँ, मैंने तुझे मारा। मैंने ही तुझे पानी में छोड़ा। मैं ही गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज समुद्र की लहरों में गूंज उठी। रिया की आत्मा अचानक चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि चारों ने अपने कान बंद कर लिए। आसमान में काले बादल छा गए, लहरें ऊंची होने लगीं, लेकिन उसकी आंखों से अब गुस्से के साथ आंसू भी बह रहे थे, मानो वह अरमान का सच सुनकर टूट गई हो। रिया ने अरमान की ओर हाथ बढ़ाया। अरमान डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। ठंडी लहरें उसे घेरने लगीं। कुछ ही पलों में उसका शरीर लहरों में खिंच गया और वह गायब हो गया। चारों दोस्तों ने देखा, समुद्र ने अरमान को निगल लिया। फिर रिया की आत्मा धीरे धीरे चारों की ओर देखी। उसकी लाल आंखें अब शांत थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, सच सामने आ गया। अब मैं चैन से सो सकती हूँ। इतना कहकर उसका चेहरा धुंधला होने लगा। वह लहरों में घुलती चली गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। बीच पर अब सिर्फ सन्नाटा था। लहरें सामान्य हो चुकी थीं। चारों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में डर और राहत दोनों थे। सिमरन ने धीमी आवाज में कहा, क्या ये सब सच में खत्म हो गया? अजय ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, लेकिन इसकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। चारों धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने लहरों में एक पल के लिए रिया की परछाई देखी। वह मुस्कुरा रही थी, शांत लेकिन रहस्यमय, मानो कह रही हो, श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन मेरा साया हमेशा इस समंदर में रहेगा। दर्द और रहस्य की ये दास्तान यहीं खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सफर का हिस्सा बनिए।